रेलवे में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के कुल 4660 पोस्ट पर देखिए वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन छात्रों का सवाल है कि क्या ये वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि इससे पहले देखिए तो जब बातें चल रही थी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के वैकेंसी पर तो 2200 समथिंग सीट पर बातें चल रही थी, लेकिन जब आई तो 4400 4600 हो गई, यानी कि 2 गुनी। लेकिन इसके बाद छात्र कह रहे हैं कि क्या ये भी बढ़ सकती है। और देखिए वैकेंसी तो आ चुकी है। अभी हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर है, सर से बातें करेंगे और तमाम चीजें जानेंगे। वैकेंसी के संदर्भ में क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा। तो चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीजों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर 4660 वैकेंसी आ गई है। जब पहली बार बात चली थी कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है तो उसमें कहा जा रहा था कि 2200 या 2400 के समथिंग आ रहा है, लेकिन 4400 4600 हो गई, कहीं ना कहीं दोगुना हो गया। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि एक बार फिर से टेक्नीशियन वाली यहाँ पर बात दोहरा दी गई है। तो क्या सर लग रहा है कि वो एएलपी और टेक्नीशियन वाली बात इसमें हो गई है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है? नहीं नहीं, बढ़ाना या घटाना तो इसमें कोई भी वैकेंसी रेलवे की आती है तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि लास्ट मोमेंट में आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। ये रेलवे का विशेषाधिकार है, इस पर नहीं जाना है। और इससे पहले जो वैकेंसी थी वो आधिकारिक तौर पे वैकेंसी नहीं थी, फेक वैकेंसी लगातार वायरल हो रही थी। अब तो एग्जाम कैलेंडर जिस तरीके से दिया गया है तो समझिए ये उसी एग्जाम कैलेंडर का एक पार्ट है। आप एलपी के बारे में देखें, उसका फॉर्म भराया जा चुका, 19,26,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे। मार्च से आपका फिर इसके बाद टेक्नीशियन का 9,000 वैकेंसी का फॉर्म भराया जाने लगेगा। इसके बाद अप्रैल में ये लगातार आपका दे दिया है, देख रहे हैं 15 अप्रैल से फॉर्म भराएगा, 14 मई तक फॉर्म भराएगा। तो ये उसी का एक कड़ी है। आगे चल करके ग्रुप डी का भी वैकेंसी आना है, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी। तो जिस तरीके से कैलेंडर के बारे में बोला गया था, अब देखना ये होगा कि भविष्य में, अभी तो बहुत स्टूडेंट को लगातार संदेह हो रहा है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है इसलिए के कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैकेंसी दे रही है। देखना है कि आगे कंटिन्यू करती है कि नहीं करती है। तो बात सही भी है कि आगे देखना होगा नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी। जैसा कि आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की सॉल्ट पेपर है, इसके अंदर आपको टोटल 41 सॉल्ट पेपर मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर एक शिफ्ट का के पेपर मिलते हैं, साथ साथ व्याख्या के सहित आपके सारे प्रश्न मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल 23 सेट्स हुए थे 2018-19 में, तो वो भी सब आपको मिलता है। और साथ में आपको अगर कांस्टेबल की प्रैक्टिस वर्कबुक देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, और अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की प्रैक्टिस देख रहे हैं तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं और इनको लगा सकते हैं। सी या जो कैलेंडर जारी की है रेलवे, उसको कंटिन्यू रखती है कि नहीं रखती है? मेरे ख्याल से तो रखना चाहिए, जिस विश्वास के साथ बताया गया है। और जैसे पॉलिटिकल लीडर कुछ भी बातें बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा उथल पुथल की संभावनाएं रहती है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल ख़राब हुआ तो उस हिसाब से एक मैसेज भी गया कि अगर हम अपनी बातों पर अडिग नहीं रहेंगे, यानी कि जो उन्होंने बताया है कि एग्जाम कैलेंडर हम निकालेंगे प्रत्येक साल, इसीलिए वैकेंसी कम है, तो निश्चित रूप से छात्र फिर बैठे हुए नहीं रहेंगे। तो इसी को लेकर के आगे के लिए भी हमको विश्वास है कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैकेंसी आते रहेगी। सर ये वैकेंसी कहीं ना कहीं सर 5 से 6 साल के बाद आई है। छात्र को ज़्यादा वैकेंसी की उम्मीद जरूर थी, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि इसी की अनुमानता यही पोस्ट इतना ही रहेगा। सर छात्र अब जानना चाह रहे हैं कि क्या जिस प्रकार से सर एएलपी में वो सिलेबस चेंज होने की बात कर रहे थे, लेकिन सर आप लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि चेंज नहीं होना चाहिए। सर इसमें क्या सिलेबस चेंजेस की कोई आसार थी? नहीं, कोई आसार नहीं है। सिलेबस हालांकि इसका नोटिफिकेशन आएगा तो पूरी बातें आपको पता चलेगी, लेकिन 99% होप रखिए कि जिस तरीके से 120 क्वेश्चन का सिलेबस इसका है, पहले भी 2018 में वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो वही सिलेबस रहना है। आप देख रहे हैं कि उसमें करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग सेक्शन से 35-35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन इसमें रहना है। इसमें 2 तरह का पोस्ट की चर्चा की गई है कि जैसे 452 पोस्ट इसमें एसआई लेवल का है, जिसमें कि B1 मेडिकल खोजता है, कांस्टेबल में भी B1 मेडिकल खोजता है। इसलिए करके चूंकि एएलपी में आप देख रहे हैं कि सबसे बेस्ट आई विजन उसी का चाहिए 6/6, लेकिन यहाँ पर B1 मेडिकल की बातें हैं। और इसमें इनिशियल पे 35,400 एसआई के लिए निर्धारित किया गया है और 21,700 कांस्टेबल के लिए निर्धारित किया गया है। पहले 20 से 25 साल ही एसआई के लिए रहता था, लेकिन 3 साल का एज का ग्रेस जो इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर 3 साल का एज का ग्रेस आपको देखने को मिल रहा है कि 20 साल से 28 साल तक जनरल कैंडिडेट यानी यूआर कैंडिडेट को, और ओबीसी एससी एसटी में जो 3 साल और 5 साल का ग्रेस पीरियड रहता है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी ओबीसी वाले कैंडिडेट 31 साल तक, एससी एसटी वाले कैंडिडेट
33 साल तक फॉर्म इसमें भर सकते हैं। उसी तरीके से आरपीएफ कांस्टेबल में आप देख रहे हैं कि 18 साल से लेकर 28 साल तक इसमें फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी है, फॉर्म भर सकते हैं 18 साल से, और 4208 पोस्ट है इसमें। तो ठीक है पोस्ट, और इसमें 1/7/2024 से गणना की गई है एज की, 1/7/2024 से। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट अपेयरिंग वाले हैं, तो रेलवे के किसी भी पोस्ट के लिए अपेयरिंग वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। ये बातें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर, आप एक बार बिल्कुल उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि दूसरा क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए 15% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। ये बड़ी बात है, महिलाओं के संदर्भ में 15% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। और ये एग्ज़ाम जो इसका होना है, ये 3 चरण में एग्ज़ाम होना है। इसमें सीबीटी मोड में पहले होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसको पीईटी भी बोलते हैं, और इस दोनों को हो जाने के बाद पीएमटी टेस्ट यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए ये चीज़ लागू होता है। ये बातें दोनों के लिए लागू होता है। और ग्रेजुएशन होना चाहिए एसआई पोस्ट के लिए, और 10th पास होना चाहिए सिपाही पोस्ट, कांस्टेबल पोस्ट के लिए। मेन इतनी ही बातें हैं एलिजिबिलिटी के मामले में। बाकी तो डॉक्यूमेंट्स पे चर्चा करते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो इससे रिलेटेड जो रेलवे का नॉर्म है कि आपका जो क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के केस में, और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के केस में, या फिर EWS का जो बनाते हैं तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होता है, यानी 1 साल के अंदर का ये सब सर्टिफिकेट बनाया हुआ होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट अभी LP का फॉर्म भरे होंगे, टेक्नीशियन का भरने वाले होंगे, तो वो अगर अभी करंट बनाए होंगे तो उनको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर फॉर्म भरेंगे तो। अब बाकी जो अन्य नए बच्चे फॉर्म भरेंगे तो उनको करंट बनाना होगा 1 साल के अंदर का, लास्ट डेट से पहले का 1 साल के अंदर का सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए OBC का। बाकी तो ग्रेजुएशन लेवल का जो सर्टिफिकेट खोज रहा है और भी चीज़ है, वो तो नॉर्मल है, सभी एग्जाम में होती है। लेकिन सर वो NCL का जो रहता है मैटर, उसी के बारे में तो बताया कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, 1 साल के अंदर, और भारत सरकार का होना चाहिए। ये नहीं कि अभी टीचर वाला वैकेंसी बिहार में निकला हुआ है, बिहार सरकार का बनाया है वो चल जाएगा, नहीं, भारत सरकार का होना चाहिए। और कोशिश करना है कि SDO लेवल तक का आपका हो या उससे ऊपर का होना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो देखिए हमारे साथ नवीन सर थे, और सर ने बताया कि किस प्रकार से ये जो इतनी सीटें आई, इसमें क्या कुछ सिलेबस था पूर्वत, अभी सिलेबस नोटिफिकेशन आउट होने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या हुई है। हालांकि पूर्वत सिलेबस रहने की अभी संभावनाएं हैं। बाकी एग्जाम पैटर्न क्या था सर ने बताया, सिलेबस सारी चीज़ें सर ने चर्चा करी, क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं इसमें सर ने वो भी बताया, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है सर ने वो बताया। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वैकेंसी के संदर्भ में, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।